नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा के सियासत में अब विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख तय हो गई है। 27 अगस्त से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। हालांकि सत्र की अवधि छोटी है, लेकिन विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की लंबी फहरिस्त तैयार कर ली है। कांग्रेस बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इनेलो भी कर्मचारी और कानून व्यवस्था से जुड़े सवाल सदन में उठाएगी। उधर सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने और अपनी उपलब्धियां गिनाने की रणनीति बना रही है। विधानसभा का सत्र छोटा जरूर है, लेकिन इस बार सदन के भीतर सियासी पारा चढ़ने के पूरे आसार हैं। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये स्पष्ट है कि 27 अगस्त को सदन की कार्यवाही शुरू होगी। अवकाश के बाद 31 अगस्त सोमवार को सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने की संभावना है, जबकि 1 सितंबर को सत्र का अंतिम दिन हो सकता है। हालांकि कार्यवाही के अंतिम शेड्यूल पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में अंतिम फैसला होगा। सत्र की तारीख तय होते ही विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। 19 अगस्त को कांग्रेस HKRN को लेकर प्रदर्शन करेगी। वहीं 20 अगस्त को चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें मानसून सत्र की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस अलग अलग मुद्दों पर श्वेत पत्र जारी कर सकती है। सदन के भीतर कांग्रेस बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, जलभराव का मुद्दा भी जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। वहीं इनेलो ने भी मानसून सत्र को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर ली है। इनेलो कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देने की तैयारी में है। इधर विधानसभा सत्र से पहले खेल नीति को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। केवल कॉमनवेल्थ खेल का ही नहीं, मैं आपकी जानकारी में ला दूं, 2030 के कॉमनवेल्थ खेल भी अहमदाबाद में प्रस्तावित कर दिए सरकार ने। 2036 के ओलंपिक खेल भी अहमदाबाद में प्रस्तावित कर दिए सरकार ने। 2029 के वर्ल्ड पुलिस गेम्स, जो वर्ल्ड पुलिस गेम्स मधुबन में प्रस्तावित थे हरियाणा में, 2017 में मधुबन का प्रस्ताव था। आज वो वर्ल्ड पुलिस गेम भी अहमदाबाद के अंदर सरकार ने घोषित कर दिया कि वर्ल्ड पुलिस गेम भी अहमदाबाद में, वर्ल्ड कप भी अहमदाबाद में क्रिकेट का मोदी स्टेडियम में, T20 वर्ल्ड कप भी अहमदाबाद में, IPL फाइनल भी अहमदाबाद में, कॉमनवेल्थ भी, वर्ल्ड पुलिस गेम भी और ओलंपिक भी। ये मैं समझता हूँ देश हित में नहीं। दूसरी तरफ भाजपा भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में भाजपा की बैठक होगी, जिसमें विपक्ष के संभावित सवालों और आरोपों पर रणनीति तैयार की जाएगी। सरकार की कोशिश अपने विकास कार्यों और जनहित में लिए गए फैसलों को सदन में मजबूती से रखने की होगी। देखिए, मानसून सत्र हरियाणा का 27 तारीख को शुरू होगा, जो 1 तारीख की शाम तक चलेगा और उसमें जो भी मुद्दे होंगे वो सामने आएंगे। लेकिन फिर अभी बता रहा हूँ, कांग्रेस आरोप लगाने का तो काम करेगी, लेकिन जब हमारे मुख्यमंत्री जी या सत्ता पक्ष के लोग उसका जवाब देंगे, वो वहाँ पर टिकेंगे नहीं, चलते रहो। यानी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति तैयार करेगी। 27 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि भले ही कम है, लेकिन सियासी मुद्दों के लिहाज से ये काफी अहम रहने वाला है। देखना होगा कि सदन में मुद्दों पर सार्थक बहस होती है या फिर सियासी टकराव और हंगामा सुर्खियां बटोरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, इसी पर चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपका करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर नेहा धवन आगे जुड़ेंगी। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनेलो प्रवक्ता रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। बजरंग जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ चर्चा की। क्या कुछ तैयारी है विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर? अवधि
कम है, लेकिन जिस तरह से आपकी तैयारी और सक्रियता हमको नजर आ रही है, लग रहा है कि जोर शोर से सरकार को घेरने पर काम किया जा रहा है। बजरंग जी, देखिए मुस्कान जी, आज स्थिति क्या है, हरियाणा में बद से बदतर हो चुकी है और विधानसभा के अंदर जो सत्र चलेगा उस पे कांग्रेस पार्टी एक तो खराब कानून व्यवस्था जो हरियाणा में उसके मुद्दे पे चर्चा करेगी, नशा जो लगातार बढ़ रहा है उस पर चर्चा करेगी, बेरोजगारी पर चर्चा करेगी जी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर चर्चा करेगी, विकास कराने पर चर्चा करेगी, कच्चे कर्मचारियों पक्का करने बाबत उस पर चर्चा हो। आज हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। हरियाणा में हर रोज 4 हत्याएं मुस्कान जी हो रही है। हर रोज व्यापारी उद्योगपति व आम जनता के साथ लूटपाट प्रवृत्ति हत्याओं की होना आम बात हो गई। अपराधी जेलों में बैठे और विदेशों में बैठे अपना गैंग चला रहे हैं। गैंग चलाकर खुलेआम व्यापारी उद्योगपतियों से प्रॉपर्टी मांग रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, मंत्री मांग रहे हैं और गोलियां चलाकर प्रॉपर्टी मांगकर कहते हैं हाँ ये प्रॉपर्टी मैंने मांगी, ये मेरा गैंग है, अगर पैसे नहीं देगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। बिहार में क्या हुआ, एक व्यापारी से 5 लाख की 5 करोड़ की प्रॉपर्टी मांगी, तो आज 60 साल है राजगुरु में अपने होलसेल क्रॉस मार्केट के अंदर, वो डर के हमारी 3 दिन तक दुकान पे नहीं गया। एसपी साहब से हमने बात की, एसपी साहब ने 2 प्रॉपर्टी को दी गठबंधन किए, फिर भी वो डरा रहा। 3-4 दिन दुकान पर ना जाने के बावजूद फिर अपराधिया फोन आता है, कब तक घर में लुका रहेगा। हमने जितनी हत्याएं की है पुलिस कस्टडी में कहीं की है, पैसे लेंगे, देगा नहीं देगा ये बता। 2 दिन बाद फिर सुरेंद्र डांगड़ा एक घर में उससे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी मांगा। अभी फिर फोन आया, देखो जान से मारेंगे या पैसे दे दे। हिसार में जीवन कंटू कांड 15 दिन बाद उसका आज दाग हुआ है, आज तक उसके आरोपी पकड़े नहीं गए। सोनिया मर्डर उसके जीवन कुंडू कांड की सोनिया मर्डर कांड हुआ 110 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, एक महीना 10 दिन हो गए, आज तक आरोपी नहीं पकड़े गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उसका इनाम रखा हुआ है, घोड़ा घोषित करवाया, मगर आज तक पुलिस प्रशासन उसे पकड़ नहीं पाई है। जहाँ तक मैं यही बताना चाहता हूँ, प्रदेश का व्यापारी उद्योगपति बह के साए में जी रहा है और अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह भयभीत है। कल भी हम 19 तारीख को पंचकूला के अंदर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। योगदान धरना प्रदर्शन करेंगे। कच्चे कर्मचारियों पक्का करवाने की हमारी मांग है। जैसे सफाई कर्मचारी की आज 13 दिन तक हड़ताल चली, आपके सामने है। 4 बार हड़ताल को बुलाया गया, 3 दिन, फिर 3 दिन, फिर 4 दिन, फिर 3 दिन। आज जाकर कल उम्मीद है कि हड़ताल खुल जाएगी, मगर ऐसा हालात हो रहे हैं पूरे हरियाणा में गंदगी फैली हुई, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, बीमारी फैल रही है, मगर मच्छी अपने मच्छर और दुनिया भर की बीमारी फैल रही है और बाजारों में और सड़कों पर कपड़ा भी बड़ा भारी दिक्कत आ रही है। इतनी स्मेल आपकी सड़कों पर कह नहीं सकता। आज क्या हालात है। सरकार अपने सरकारी कर्मचारी को संतुष्ट नहीं कर सकती। कभी रोड कर्मचारी हड़ताल कर देते हैं, कभी आंगनबाड़ी महिला हड़ताल कर देती है, कभी चक्का जाम बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल कर देते हैं, कभी टीचर हड़ताल करते हैं। 13 दिन लंबी हड़ताल सफाई कर्मचारी की चली। मेरी सरकार से एक ही अपील है, सरकार इसकी तरफ ध्यान दे और सरकार को जो है जनता की समस्याओं को हल करने के लिए आगे आना चाहिए, ना कि आप लठ लेके बैठ जाओ, ना कि सुनाई करो है। खर्च की पर्ची की बात करेंगे हरियाणा के अंदर और दुनिया भर का। ठीक है बजरंग जी, आप कह रहे हैं तमाम मुद्दे लेकर आप सदन में भी जाने वाले हैं और सदन के बाहर भी कांग्रेस अपनी आवाज उठाएगी। लगातार हम सदन के बाहर लड़ाई कर ही रहे हैं।
जी। अब महंगाई का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, लगातार आपकी तरफ से मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी, नेहा जी से जवाब लूंगी। बजरंग जी, ठीक है, अपराध के मामले में हाँ, कानून व्यवस्था, क्योंकि ये मुद्दा आप बार बार उठा रहे हैं। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक प्रतिक्रिया रजत जी की ले लेती हूँ मैं, उसके बाद नेहा जी से जवाब ले लूंगी। रजत जी, आप किस तैयारी के साथ पहुंचेंगे विधानसभा के मानसून सत्र में, क्या तैयारी है? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पूर्ण रूप से बहुत से जो जनता से जनहित के मुद्दों को देखकर इस मानसून सत्र में जा रही है। जो कॉलिंग अटेंशन है वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वो खास करके जिन मुद्दों पर रहेगा वो तारांकित और तारांकित जो प्रश्न है उनका प्यारा मैं विवरण जो आपको बड़े कम शब्दों में देने का काम करूंगा। देखिए, पहला हमारा जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रहेगा वो कानून प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर रहेगा जी। उसको आगे पूरा एक्सप्लेन अभी तो बजरंग दास गर्ग जी ने भी बताए हैं, और भी जो सरकार जिस तरीके से प्रदेश के अंदर हरियाणा की सड़कें खून से लाल हो रही है क्राइम से, जो NCRB का अभी रिपोर्ट आई है उसमें भी जो संगठित अपराध है उसमें चौथे नंबर पर महिलाओं और बच्चों के जो खिलाफ अपराध है उनमें कहीं दूसरे नंबर पर है। और जो दूसरा हमारा रहेगा कॉलिंग अटेंशन, जो 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने स्कूल पढ़ाई छोड़ दी है और हजारों जो स्कूल है वो मर्जर के नाम पर बंद कर दिए गए हैं। तीसरा हमारा कॉलिंग अटेंशन रहेगा जो युवाओं में, और जिसमें पुरुष महिलाएं दोनों है, जिसमें नशे की लत जो बढ़ती जा रही है, नशे की उपलब्धता जो नशे जहर की तरह फैल रहा है। चौथा हमारा रहेगा जो इराकी प्रॉपर्टी कानून 2008-2010 एवं जो नियम 2011 के नियम की जो प्रक्रिया है वो 2024 से जो उसके ऊपर रोक लगी थी उसको हटाने वाले। प्रॉपर्टी टैक्स को जो कलेक्टर रेट से जोड़ दिया गया है ये बिल्कुल ही जन विरोधी फैसला है, इसका हमारा कॉलिंग अटेंशन है। हमारा अगला रहेगा स्कूलों में जो हजारों की संख्या में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, इवन प्रिंसिपल के खाली पड़े, हेडमास्टर के खाली पड़े, उनके बारे प्रदेश में लगातार जो हमारा भूजल घटता जा रहा है, हमारे को पानी पेयजल की समस्या है, भूजल कम होता जा रहा है, डार्क जोन में बहुत हरियाणा जाता जा रहा है। तो उसके बारे सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं, कौन से पानी की व्यवस्था करी है, कहाँ कौन कौन से कैनाल ताकि वो भूजल सुधर सके, कोई नए कैनाल इरिगेशन करी हो, तो इसके बारे में बताने का कष्ट करेगी सरकार। उसके बाद कैंसर के केसेस और कैंसर से हो रही मौतें, ये देखिए ये दोनों प्रदेश दोनों की चीजें अब हरियाणा के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब हजारों की संख्या में जो है आए दिन कैंसर की बीमारी जो है वो जहर की तरह फैल रही है और ये बहुत अलार्मिंग रेट से फैल रही है। उसके बाद जो हमारे तारांकित प्रश्न रहेंगे श्री आदित्य जी चौटाला के, उस पहले तो पशुधन में लंपी की बीमारी वो फैल रही है। दूसरा, घटते भूजल की वजह से जो धरती बंजर होने जा रही है, बंजर की कगार पर आ गई है, उसके बारे। फिर जो 10th और 12th का हमारा जो बच्चे पढ़ाई का ड्रॉप आउट रेट है वो, उसके बारे। तो चौथा हमारा जो सीवरेज का पानी है जो होता है उसमें, उसके साथ ही ना सीवरेज के साथ ही पीने के पानी की, स्वच्छ पानी की, पेयजल की और गैस की पाइपलाइन जो है वो एक साथ ही डाल दी जाती है। और कई जगहों पे क्या होता है कि वो जैसे सीवेज लीक कर गया और पाइप भी कहीं पे उसका जॉइंट है या कोई जल की वजह से, किसी की भी वजह से, तो उसमें लीकेज आ जाती है जी। और वो दोनों पीने का पानी और जो है वो सीपेज होने की वजह से वो दोनों पानी पीने का और सीवेज का पानी मिक्स होकर लोगों के घरों में आता है, जिसकी वजह से वो दूषित हो जाता है पेयजल और फिर उसकी वजह से बहुत पेट की कैंसर जैसी और अन्य बीमारियां होती हैं। फिर अगला रहेगा नशे से प्रभावित पूरे वैसे सभी जिलों का हमने वो मांगा है 2022 से 25 तक का, तो उसका खास करके उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल हमने मांगी है सरकार से कि उन्होंने क्या कदम उठाए हैं रोकथाम के लिए और उसको कदमों की वजह से उठाने के बावजूद भी नशा क्यों कर रहा है, इनकी खुद की रिपोर्ट बताती है। उसके बाद जो अतारांकित प्रश्न जो पूछा गया है वो हमने देखिए जितने भी सरकार के ये ऑनलाइन पोर्टल्स है, वेब पोर्टल है, मोबाइल ऐप है, डिजिटल सेवा पोर्टल्स है, जितने भी संचालित किए गए हैं वो कौन कौन से विभाग हैं, मंत्रालय है, उसका विवरण जो है वो उपलब्ध कराने के बारे हमने क्या मांगा है। उसके बाद जो 2014 से हमने ईयर वाइज और डिपार्टमेंट वाइज जो है
वो और ग्रुप वाइज जितने भी आपके नियमित पद हैं, जितने भी सरकार के नियमित पक्के पद हैं, पक्की भर्ती की बात कर रहा हूँ, उसका जो है वो विवरण मांगा है, ब्यौरा मांगा है। उसके बाद अर्जुन सिंह चौटाला जी के जो स्टार्ट क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर उनसे अभी सरकार से पूछा गया है कि ये जो 1107 प्राइवेट स्कूल है, क्या उनको सरकार परमानेंटली बंद करने जा रही है। जी। दूसरा जो एनसीआरबी का 2024 का जो रिपोर्ट आई है उसमें अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर जो 1000 से भी ऊपर के दर्ज मुकदमे है उसका विवरण। तीसरा जो सरकार ने स्कीम स्टार्ट की थी योजना, IT सक्षम युवा योजना, बहुत इसके ऊपर खर्च किया, बहुत इसके ऊपर वो किया, एडवर्टाइज किया इसको, लेकिन उसके आपने तहत कितना रोजगार दिया उसका विवरण डिस्ट्रिक्ट वाइज मांगा है। और एक पानीपत में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें एक केमिकल कलर के लिए केमिकल यूज होता है, वो केमिकल जो है जब ये फैक्ट्री रिलीज करती हैं, यूज करती हैं, तो वो नीचे भूजल में जाके जो हमारा पीने का पानी है उसको दूषित करता है, बीमारियां करता है, कैंसर जैसी बीमारियां भी करता है। तो हमने सरकार से पूछा कि क्या ये लैंड यूज के तहत सरकार ने इन्हें जो नियमों के तहत परमिशन दी गई है इनको, और किन किन को दी गई है, किन किन को नहीं दी गई, उसका विवरण मांगा है। और खरीफ और रबी 2022-2023, 2023-2024 और 2024-2025 तक के किसानों ने कितना प्रीमियम की आयदगी की है उसकी हमने विवरण मांगा है। उसके बाद जो एक बड़ा पूर स्ट्रक्चर जो भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की झंझट हालत हो चुकी है, जो मतलब वहाँ के बच्चों के लिए और पढ़ाने वालों के लिए, टीचर्स के लिए भी एक मतलब आप ये लीजिए जानलेवा है बहुत ज्यादा। और अभी बच्चे की आपने 2-3 वीडियो आए, बच्चे की डेथ भी हो गई थी, वो उनके गेट ही गिर गया था बच्चे के ऊपर, और एक और अभी घटना भी वीडियो सामने आया। तो मतलब अगर इतनी खतरनाक हालत है तो उनको इनकी जान हर रोज जोखिम में डाली जा रही है। जी। फिर सिरसा डिस्ट्रिक्ट को लेकर जो पानी की समस्या इतनी ज्यादा आ रही है, ये तो मैंने खुद भी नोटिस किया है। सिरसा के अंदर भी हमारा क्वेश्चन तो सिरसा को लेकर है कि राजस्थान जो पास लग रहा है वहां से पीने का पानी लेकर आया जा रहा है, खरीद के लेकर आया है टैंकों की तरह जो तहत। ये मैंने आदमपुर के डायरेक्शन में मैं गया, मैंने वहां भी ये समस्या देखी थी कि जो बॉर्डरिंग हमारा राजस्थान लगता है बॉर्डर पे, वहां से पीने के पानी की मतलब आप कहते हो घर घर आपने पानी पहुंचा दिया, तो पीने के पानी तक लेके आना पड़ रहा है, और ये मेवात में भी है। फिर एक अनस्टार्ट क्वेश्चन जो अभी IMP किन किन शहरों में प्लॉट्स उपलब्ध कराए गए हैं तथा कितने प्लॉट्स जो है वो उद्योगपतियों को अलॉट किए गए हैं और कितने बाकी हैं, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज उसकी भी हमने डिटेल मांगी। जी। ये प्रश्न हमारे ये लंबी फहरिस्त है इनेलो की तरफ से। और कांग्रेस के सवाल भी आपने सुने होंगे नेहा जी। छोटा सदन है लेकिन आपके लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा सदन को सुचारू रूप से चलाना। तैयारी है सरकार की विपक्ष के सवालों का जवाब देने की? देखिए, अभी मैं बहुत ध्यान से मुस्कान जी मेरे साथी प्रवक्ताओं की बात सुन रही थी जी, और मैं हैरान थी कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात बोल रहे थे कि हम जो है सरकार से इन प्रश्नों पर जो है जवाब चाहते हैं, और सदन के बाहर और सदन के अंदर हम जो है सरकार का विरोध कर ही रहे हैं। मेरा पूर्ण यकीन है मुस्कान जी, जिस तरह से लोकसभा का सत्र एक दिन भी नहीं चलने दिया गया, उसी तरह से मानसून सत्र हरियाणा प्रदेश का भी विपक्ष के नेता कांग्रेस के खास तौर पर, मुझे नहीं लगता कि ये सदन के अंदर बैठकर जवाब सुनने की स्थिति हमारे यहाँ पर विपक्ष की इस बार भी होगी, क्योंकि सरकार को मालूम है हम लोग जनता के द्वारा चुनकर आए हैं और जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। हम अपने पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ हमेशा सदन में बैठते हैं, जो भी प्रश्न विपक्ष पूछता है उसका जवाब हमारे संबंधित विभाग के मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री साहब सब लेकर बैठते हैं। लेकिन उस जवाब को सुनने के लिए सदन में बैठने वाला विपक्ष होता है या नहीं होता है, ये विपक्ष को तय करना है। मुझे पूर्ण यकीन है कितनी बड़ी बड़ी बातें चाहे यहाँ पर बैठकर प्रवक्ता साथी बोलते रहे, इनके नेता सदन से वॉकआउट ही करेंगे और सदन में बैठेंगे नहीं, क्योंकि जवाब सुनने का मादा ही नहीं। हम आंकड़ों के हिसाब से जो है जवाब देते हैं, और जहां तक बात है हर बार श्वेत पत्र जारी करने की जुमला जो है हर बात नहीं बजरंग जी आऊंगे सर आपके पास। बजरंग जी अपनी बात रखिएगा सर अपनी बारे में। बजरंग जी ठीक है सर। बजरंग जी हो गया। बजरंग जी प्लीज, बजरंग जी इस तरह से मत करिए। बजरंग जी आऊंगे सर। बजरंग जी
विधानसभा में हमारे संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं वो देते हैं, वो जवाब पर यकीन ही नहीं होता इन लोगों को। विधानसभा के पटल पर जो आधिकारिक डाटा प्रस्तुत किया जाता है उस डाटा पर इनको यकीन नहीं होता है। श्वेत पत्र केवल मांगना 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 ही विपक्ष का काम नहीं है, सदन में बैठकर अपने प्रश्नों के उत्तर सुनना, उनके जवाब जानना भी आपका अधिकार क्षेत्र में आता है। उस पर भी कायम रहिएगा। और निश्चित तौर पर मुस्कान जी 100%, क्योंकि हमारी सरकार के समय में काम हुए हैं। और मुस्कान जी आपने बहुत सारी ऐसी न्यूज जो है प्रसारित की हैं जिनमें प्रतिदिन माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के लिए निरंतर जो काम कर रहे हैं, अपनी पूरी जिम्मेदारी पूर्ण, जितनी योजनाओं को विस्तार देते हैं, जितनी योजनाओं में वो फंड रिलीज करते हैं, वो सारी चीज आपके पास भी तो अवेलेबल है। आप भी तो उसको 24 घंटे के अपने न्यूज चैनल में कितनी बार प्रसारित और प्रचारित करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब सरकार काम कर रही है तो जवाबदेही देने में क्या दिक्कत है, हम तो जवाब लेकर बैठते हैं। और जहां तक बात है, डरना उसको चाहिए जिसने काम ना किया हो। जब हम रेफरेंस देते हैं पुरानी सरकारों का, जब हम जवाब देते हुए अपनी तुलना करते हैं पुरानी सरकारों के साथ कि तब काम होते थे या नहीं और आज काम हो रहे हैं, तो फिर भी प्रश्न उठ रहे हैं। जब हम तुलनात्मक कोई बात करते हैं, इनका इतिहास इनको याद दिलाते हैं, तो इनको चीटी लगती है। तब इनको चीटी लगनी जायज है, क्योंकि तुलना किससे होगी? पिछले लगभग 3 टर्म से हमारी सरकार आ रही है, लगभग 12 वर्ष हो गए हम सरकार में बैठे हैं, तो तुलना तो 12 वर्षों से पहले के साथ नहीं होगी, उसके बाद के सालों में तो नहीं होगी। इसलिए महत्वपूर्ण बात ये है मुस्कान जी, गरीब के लिए, जन कल्याण के लिए जिस तरह की नई योजनाएं हमारी सरकार के समय में हमारे मुख्यमंत्री साहब, चाहे वो पूर्व के मुख्यमंत्री थे और चाहे वो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यकाल में संभव हुआ है। और चाहे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है उनको इम्प्लीमेंटेशन करने की बात है, क्योंकि पुरानी सरकारों के समय में जो पैसा फंड रिलीज होने में इतनी देरी लगती थी, जो लीकेज थी, वो सब लीकेज भी बंद हुई है और तुरंत प्रभाव से अब सेंटर से हमारे पास में फंड्स भी आते हैं। तो काम निरंतर हो रहा है। जिन लोगों के अकाउंट में ट्रांसपेरेंसी से पैसे पहुंचते हैं, अब दलाल नहीं है बीच में, तो पूरे के पूरे पैसे पहुंचते हैं। इसलिए काम हमें गा गा कर बताना पड़ता है। और मैं तो ये बात कहती हूँ, फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को गाने में बहुत पीछे है। भारतीय जनता पार्टी जितने काम कर रही है जनता के लिए, उतने तो एफर्ट्स ही नहीं कर रही कि उसके बदले में अपनी वाहवाही लूटे। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके, भ्रम पैदा करके, झूठ बोलकर, किसी भी तरह का गलत नैरेटिव गढ़कर, जिस तरह से विपक्ष के नेता, स्पेशली कांग्रेस के नेता जिस तरह से झूठ परोसने का काम कर रहे हैं, लेकिन खुद जनता ही इस बात का खंडन करती है। आप कितनी ही ऐसी चर्चाएं देखिए, चाहे वो गली मोहल्ले में बैठ कर हो, क्योंकि हम तो जनता के बीच में रहते हैं। अभी भी मैं 5 मिनट लेट इसलिए जुड़ी क्योंकि मैं हमारे यहाँ के एक जो है मोहल्ले में चाय पीने के लिए गई हुई थी। और हम लोगों के बीच में बैठ के जब चर्चा करते हैं तो ये बात, लोगों के मन की बात जानते हैं कि किस तरह से लोगों के मन में ये भाव है कि इस सरकार में गरीबों की सुनी जा रही है। और जो ट्रांसपेरेंसी, ऑनलाइन पारदर्शिता जो आई है ऑनलाइन माध्यम से, वो इस बार विपक्ष को गले नहीं उतर रही है। क्योंकि अब तो ना तो परिवार पहचान पत्र की कोई ग्रीवियंस बची है, जो इक्का दुक्का ग्रीवियंस बची है वो भी धीरे धीरे निरंतर दूर हो जाएंगी। तो ये सब जो चीटी लगने वाली बात है, ये विपक्ष को जरूरी है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से लोकसभा के सदन का जो हमारा आम जनमानस का पैसा है, जो विपक्ष ने इस बार बर्बाद किया है, उस तरह से विधानसभा के मॉनसून सत्र में केवल जो है 27 को 11 बजे शुरू होगा, 31 को होगा, फिर 1 को होगा। मुझे लगता है 3 दिन का समय तो शायद विपक्ष के नेता सदन में बैठने का जरूर निकाल लेंगे और सदन में बैठकर जवाब भी सुनने का वादा रखेंगे। मुस्कान जी, मुस्कान जी, मुस्कान जी, मुस्कान जी, मुस्कान जी, मुझे लगता है वो ऐसा कनेक्शन टूट गया। मुस्कान जी, सही है नेहा जी, आवाज तो नहीं आ रही है, आपकी तो आ रही है। मुस्कान जी, हाँ जी, आपकी और गर्ल साहब की मुझे भी आ रही है आवाज। हाँ जी, वो लगता है कि पीछे से कोई इशू हो गया है जी।
देर रहते हैं। हेलो मुस्कान जी। दीजिए बजरंग दास गर्ग जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही, मुस्कान जी आ रही है। बोलिए बजरंग जी। देखिए मुस्कान जी, इन्होंने कहा विपक्ष चर्चा से भाग जाता है। जब विपक्ष चर्चा करता है ये चर्चा नहीं करते, जवाब नहीं देते, इसलिए विपक्ष को मजबूरी के अंदर सरकार का विरोध करना पड़ता। आप देख लो आज हरियाणा के अंदर जल भराव का कितना बड़ा मुद्दा है। सीवरेज लाइन बंद पड़े हैं, बरसाती नाले बंद पड़े हैं, इनकी सफाई तक नहीं करवा सकते। ये बात करते हैं विकास करवाने की। प्रॉपर्टी टैक्स जो इन्होंने अनाप शनाप कलेक्टर रेट से जोड़ा है, तो 10-10 गुना रेट बढ़ा दिए, उसका हमने मुद्दा बना रखा है। आज 40% सरकारी पद खाली पड़े, यानी कि 4.5 लाख सरकारी पद है, 1,80,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं। हमारी ये मांग है कच्चे कर्मचारी पक्के किए जाए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद किया जाए। आज स्कूलों में मास्टर नहीं, स्टाफ नहीं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं, स्टाफ नहीं, कैसे काम चलेगा? बजरंग जी वो ये भी पूछ रहे हैं ना कि ऐसे कैसे काम चलेगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने, विपक्ष ने सदन चलने नहीं दिया, जो मॉनसून सेशन हुआ संसद का, उस तरह की स्थिति यहाँ पर तो नहीं बन जाएगी, क्योंकि हरियाणा में भी हमने देखा है कि आपने किस तरह से पैरेलल विधानसभा चलाई थी, चर्चा होने नहीं दी गई थी, वॉकआउट कर जाती है कांग्रेस। आरोप यही लगाया जाता है सर सत्ता पक्ष की तरफ से। वॉकआउट का कोई सिस्टम नहीं होता। मैं बता दो, लोकसभा की जो बात कही, लोकसभा में राहुल जी ने एक ही मुद्दा उठाया, भी जवाब दे युवाओं पर, छात्रों पर बुरा कर लाठी चार्ज करने का ऑर्डर किसने दिया, गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया, आंसू गैस के गोले चलाने का किसने ऑर्डर दिया, पानी की बिछोर घेरने किसने ऑर्डर दिया। मगर चर्चाओं से कौन भागा? देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री चर्चा में नहीं आए। उन्होंने कहा जिम्मेवारी किसकी बनती है, दिल्ली पुलिस किसके अंदर है, सीआरपी किसके अंदर है। जब विपक्ष के नेता सदन की मर्यादा को भूल जाएं, सदन किस तरह से चलता है वो पद्धति उन्हें याद ना हो, वो व्यक्ति, वो विपक्ष इस बात की बात नहीं कर सकता। ये जवाब नहीं देते तो क्या करें? बिल्कुल भी नहीं। क्या विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष को इस बात का ध्यान रहा कि लोकसभा में केवल ये विपक्ष तय है कि जवाब कौन देगा? विपक्ष से नाम नहीं मांगा जाता है लोकसभा के सदन में या उप सदन में कि कौन इस प्रश्न का जवाब देगा। ठीक है बजरंग जी, मेरे ख्याल से वो सवाल उठाना चाह रही है बजरंग जी। ठीक है नेहा जी, ठीक है बजरंग जी, जब अमित शाह जी तैयार हो गए थे कि हाँ हम बहस के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है, तब क्यों आपके नेता कह रहे थे कि हमें लेक्चर नहीं सुनना? इससे ये मंशा तो नहीं है कि नहीं हमें सदन नहीं चलने देना है? आखिरी में 1.5 दिन रह गए थे जब गृह मंत्री ने कहा, राहुल गांधी ने उस टाइम भी कहा चर्चा के लिए तैयार है, मगर पहले इसका स्पष्टीकरण करे किसने आदेश से युवाओं को, छात्राएं को उड़ा कर पीटने काम किया, मगर उसका कोई जवाब नहीं। कोई जवाब ने कहा हमें नहीं देते, मीडिया में दे दो, जवाब तो दो, मगर गृह मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। बैकआउट किया, अब उनकी चलेगी, उनकी गुंडागर्दी चलेगी लोकसभा में। आज 20 दिन उन्हें 19 दिन में अपना ये लोकसभा चला, 17 दिन, 17.5 दिन मेरा गृह मंत्री गायब रहता है, प्रधानमंत्री गायब रहता है, पर कमाल करते हो। थोड़ी ना सब साबित हो जाएगा। हाँ तब आप सदन में जवाब आपको मिलता, संबंधित विभाग के अधिकारी, संबंधित विभाग के मंत्री आपको जवाब आपके अपने सवाल है। ठीक है बजरंग जी, आपके अपने सवाल है और आपका तर्क भी अपना है, लेकिन बीजेपी और सरकार यही कह रही है कि अगर आप जवाब सुनना चाहते हैं आपको कम से कम चर्चा में हिस्सा लेना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा, आप चर्चा में कम से कम हिस्सा लेंगे। ठीक है बजरंग जी, मैं आऊंगी आपके पास। राजेंद्र जादौन जी का एक बार रुक कर लेती हूँ। जादौन जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? आती हूँ मैं आपको। जादौन जी, क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है सर, इसके पहले से ही सक्रियता राजनीतिक दलों के देखने को मिल रही है, उम्मीद कर सकते हैं कि सुचारू रूप से काम होगा इस बार? देखिए ये तो दोनों पक्षों के ऊपर निर्भर करता है।
जी कि विपक्ष भी अपने मुद्दे किस तरह से उठाता है और सत्ता पक्ष भी जो है उन मुद्दों पर क्या रुख अपनाता है, मुद्दे उठाने का भी जो है अवसर मिलता है नहीं मिलता। कई बार जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आते हैं, कई दूसरे प्रस्ताव आते हैं, तो कई बार उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि ये तो सामायिक नहीं है, ये जो है आउट ऑफ डेटेड सब्जेक्ट हो चुका है, तो कोई करंट विषय पर नहीं है। कई बार बहुत सारे जो है ऐसे इशू आ जाते हैं और चेयर की तरफ से कह दिया जाता है तो चर्चा का मौका नहीं मिलता। कई बार जो है इशू ये है वो बाहर हो जाते हैं, चर्चा से बाहर ही कर दिए जाते हैं। तो ये दोनों पक्षों पर निर्भर करता है, दोनों को सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। सदन जो है एक मंच है, ऐसा मंच है जो संवैधानिक मंच है कि जो प्रदेश की देश की समस्याओं पर चर्चा का अवसर देता है। चर्चा के लिए बनाया गया खासतौर से संविधान में प्रावधान सिस्टम, ये जो लोकतंत्र को इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि उसमें एक सदन भी हो और निर्वाचित जो प्रतिनिधि है उसमें बैठकर चर्चा करे और सरकार को उत्तरदायी बनाए। तो सरकार को भी रुख ऐसा अपनाना चाहिए कि वो अपने आप को उत्तरदायी रूप में प्रस्तुत करे, ये बहुत जरूरी है। अभी समस्याएं मुद्दे बहुत है इस प्रदेश में। सरकार देखिए कई बार क्या होता है कि शोरूम का लाइटिंग इतनी कर दी जाती है कि दूर से लोग चकाचौंध से देखते हैं कि भाई ये तो शोरूम जो है इसमें पता नहीं क्या है, और पता चला है कि वहां उसमें अंदर कोई माल ऐसा होता नहीं जो कोई अहमियत रखता हो। तो सवाल ये चकाचौंध पैदा करने का नहीं है समस्याओं का। अभी बहुत बड़ी समस्या ये है SYL की। अभी पानी की चर्चा कर रहे थे, कुछ पानी की कमी है, तो पानी की कमी कैसे दूर होगी? आप यमुना का पानी राजस्थान को दे रहे हैं। राजस्थान वालों ने क्या गड़बड़ की है? नारनौल महेंद्रगढ़ की तरफ जो नदियों का पानी आता था उन्होंने डैम बना दिया। वो अभय सिंह जी थे MLA पिछले सेशन में, वो जो है इस मुद्दे को उठाते रहे कि वहाँ बांध बनने से जो पानी महेंद्रगढ़ नारनौल की तरफ आता था राजस्थान की नदियों से, वो पानी आना बंद हो गया। वो कई बार उठा रहे थे, तो राजस्थान ने तो आपका पानी रोक दिया, आप यमुना का पानी दे रहे हो। इसका विरोध सारे विपक्ष ने किया है, इनेलो ने भी किया है, कांग्रेस ने भी किया कि आप यमुना का पानी जो है राजस्थान को क्यों दे रहे हो, और फिर जो है SYL का पानी आप नहीं ला रहे। SYL पर तो आप सरकार को लगातार ध्यान दीजिए, दिलाते रहना चाहिए विपक्ष को कि भाई SYL लाने में इतना अविलंब क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट ने सारी लाइन क्लियर कर दी। फिर भी आप जो है आप कह रहे हैं हम बाहर नेगोशिएशन करके तो समझौता कर लेंगे। पंजाब बहुत सकारात्मक रूप से दिखा रहा है, अब ये सत्ता पक्ष की ओर से ये भी कहा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है SYL का, पानी लाने का, क्योंकि हरियाणा बहुत पीड़ित है, उसको पानी की जरूरत है। अंडरग्राउंड वाटर लेवल घटता जा रहा है। आप योजनाएं ला रहे हैं, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, आप जो है वैकल्पिक फसलें लाइए, धान को मत बोइए, कम पानी वाली फसलें लाइए, वो तो ठीक है, लेकिन पानी जो वहाँ के है हरियाणा का वो भी तो आना चाहिए। बात आप फसल कम पानी वाली बोने का कर सकते हैं इंतजाम, लेकिन पानी पीने के लिए भी चाहिए। अभी भी आप जो है हर घर नल से जल कई जो अभियान की सफलता का दावा करते हैं, लेकिन अभी भी कई जगह टैंकर आते हैं। हिसार और उधर के जो एरियाज में टैंकरों से पानी आता है। अभी भी जो है पिछले सांसद थे वो कहते थे, वो तो अपनी उपलब्धि में बताते थे कि मैंने इतने टैंकर चलवा दिए पानी लेने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए, आम व्यक्ति के जो समस्या के समाधान के लिए इतने टैंकर लगवाए मैंने। वो कई बार खबरें आती रहती है कि टैंकर माफिया बन गया, वो जो है उसमें रेट इतने बढ़ा दिए टैंकर के। सवाल ये इन समस्याओं का समाधान कहाँ हो रहा है? आपने शोरूम बना लिया जिसमें लाइटिंग की चकाचौंध है और सामान कहीं दिखाई नहीं देता। सवाल ये रोजगार का मुद्दा बना हुआ है। अभी वो रोजगार का मुद्दा बना हुआ है कि रोजगार चाहिए, जिन लोगों को रोजगार टेम्परेरी मिला हुआ है उनको जो है परमानेंट नहीं दिया जा रहा। अभी HKRM के आंकड़े दिए गए, कल HKRM के सामने कांग्रेस धरना देने का, कल ही धरना है, वो मुद्दा हाईलाइट हो रहा है। उन्होंने HKRM के जरिए वहाँ 14 लाख और समथिंग वो युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, उसमें से 1,63,000 के आसपास आपने रोजगार दिया है, और उसमें भी 97,000 जो है पिछले को रिपीट करके ये आंकड़ा बनाएगा। तो ये इस आंकड़े पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा फ्लोर पर, और देना चाहिए। ये तो बहुत जेन्युइन सवाल है, इसमें कोई भागने और कोई इधर उधर की बात नहीं है। सवाल ये है कि आखिर में ये आंकड़ा कांग्रेस पेश कर रही है, इसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है, आप बताइए सारी बात। और जो है अभी सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, अभी ज्यादातर सोनीपत और कई जगह पानी वहाँ करनाल, इन निगमों के कार्यालयों पर सफाई कर्मचारियों ने ताले लगा दिए। इसके अलावा कई नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं के ऑफिस पर ताले लगा दिए। उनका ये कहना है 13 मई को जो समझौता हुआ था वो लागू नहीं कर रही सरकार, जो पहले
पहले आपने समझौता कर लिया, फिर आप लागू नहीं कर रहे। उनका कहना था कि आप हमें नियमित कीजिए, वेतनमान में लीजिए, पक्का वेतनमान दीजिए। और वो कह रहे हैं कि सरकार जो है बताए पहले मान चुकी थी कि हम पक्का वेतनमान देंगे, और अब जो है जॉब सिक्योरिटी का कोई लेटर देंगे। सवाल ये है कि उनको नियमित सैलरी जो वेतनमान के स्केल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो वो समझौते वो आंदोलन पर उतारू है। वो कह रहे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देंगे। सवाल ये है कि समस्याओं का ही अंबार लगा हुआ है। कुछ कहना चाहूंगी आ रही हो नेहा जी, बस आ रही हो, कंप्लीट कर ले जादौन जी, फिर आपसे ही जवाब देती समस्याओं हूँ। का अंबार लगा हुआ है, इस पर विपक्ष को भी काम करना है, सत्ता पक्ष को भी करना है। किस तरह से जो है प्रदेश की जो गाड़ी, विकास की गाड़ी, जो आप विकसित भारत की ओर जाना चाहते हो, आपने विकसित हरियाणा का भी डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है, और हर डिपार्टमेंट की आपने 2030 तक की योजना तैयार कर ली, तो आखिर में वो सब किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है, ये देखने की बात है। पानी, रोजगार, ये बहुत बड़ी समस्या है। साफ सफाई, भूजल और जल भराव, ये भी बहुत करंट समस्या है, ताजा बर्निंग इश्यूज है। इस पर जो है इस सेशन में मुझे लगता है कि जितने भी टाइम पीरियड का होगा, इस बारिश के दौर में भी बड़ी गर्मी पैदा हो जाएगी, मुझे ऐसा नेहा जी, ये तो ज्वलंत मुद्दे हैं जो जादौन जी ने जिक्र किया है। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, आप भी देख रही हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था का मुद्दा है। ये मुद्दा लगातार विपक्ष उठा रहा है, इस पर भी उनकी तैयारी है कि सरकार को हर तरह से घेर लिया जाए। इस पर किस तरह से आप जवाब देने की तैयारी में है? क्योंकि शिक्षा का मुद्दा भी जो हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता जुड़े हैं उन्होंने उठाया था कि स्कूल बंद हो गए हैं, नशाखोरी का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, जल भराव है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इन सभी के लाने की तैयारी है। सवाल यह है नेहा जी कि क्या जमीन पर स्थिति ठीक है? क्योंकि जमीन पर स्थिति अगर सही है, विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं होगा उठाने के लिए। नेहा जी देखिए मुस्कान जी, मैंने बिल्कुल बात सुनी हमारे इनेलो के प्रवक्ता की भी, और मैंने जादौन जी की भी बात सुनी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जादौन जी जो विषय रख रहे थे, जादौन जी आप भी जानते हैं कि इन विषयों पर निरंतर सरकार काम भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और इन विषयों की जानकारी सरकार को है ही नहीं। और जितने भी विषय आपने उठाए, चाहे वो हर घर जल योजना के बारे में हो, चाहे वो HKRN की बात आपने की, चाहे वो सफाई कर्मचारियों के विषय में आपने बात की, और चाहे वो अन्य विषय थे, इन सभी विषयों पर निरंतर सरकार की तरफ से पहल भी हुई है, इन पर काम भी चल रहा है। और जिस तरह से जवाबदेही की बात है, सदन के अंदर जवाबदेही के लिए सरकार बिल्कुल निष्पक्ष रूप से तैयार भी है, क्योंकि हमने जो काम किया है उसका ब्यौरा हमें सरकार को विपक्ष के सामने, जनता के सामने, सदन में रखना, ये तो प्रक्रिया आप, मैं, हर कोई व्यक्ति जानता है। समस्या यही है कि इस जो अभी सदन का सत्र चलेगा, उस मानसून सत्र में विपक्ष केवल मीडिया के सामने स्टंट खेलने का काम, लोगों के सामने भ्रम पैदा करने की स्थिति करेंगे, या फिर सदन में बैठकर इस बात की जवाबदेही भी लेंगे। जहां तक मुस्कान जी बात है कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में आज भी हम आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि सदन में तो आंकड़े चलेंगे ना, सदन में इनकी तरह हमारी तरह कहानियां थोड़ी ना चलेंगी, सदन में तो आंकड़े चलेंगे कि 2014 से पहले क्या था, 2014 के बाद क्या है, 2014 से पहले FIR होती थी या नहीं, पुलिस स्टेशन में जाने से महिलाएं डरती थी, आम जनमानस पुलिस स्टेशन से कोसों दूर भागता था, और जान पहचान के लोगों को दलालों को लेकर पुलिस स्टेशन में एंट्री होती थी। लेकिन 2014 के बाद से पुलिस स्टेशन की स्थिति सुधरी, महिलाएं जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र में अपने अधिकार मांगने के लिए भी कानून का सहारा लेने लगी। ये सब जो परिवर्तन आया है, रोजगार पर भर्ती प्रक्रिया पर भी जवाब दे दीजिए नेहा जी। रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, वो भर्ती प्रक्रिया का मुद्दा भी उठा रहे हैं। HKRN को लेकर कल भी एक बड़ा प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा हरियाणा में, इस पर भी आपका जवाब नेहा जी। देखिए मुस्कान जी, जहां तक भर्ती प्रक्रिया की बात है, हरियाणा प्रदेश का वो व्यक्ति जिन आम जनमानस से हम लोग मिलते हैं, आप अपने रिपोर्टर को 2-3 दिन मेरे साथ रखिए, आपको मैं उन लोगों से मिलवाऊंगी जिनके घरों में निष्पक्ष नौकरी मिली है मेरिट के आधार पर, उनके दिल की बात को जाने। वो खर्ची पर्ची हम नहीं बोलते, खर्ची पर्ची के बिना सरकार ये हरियाणा बजरंग जी रुक जाइए, और किस तरह से बड़े रसूखदार व्यक्तियों के रिश्तेदारों की
नौकरियां लगती थी। जो स्कूल्स बंद हुए हैं ना मुस्कान जी, एक ही लाइन में उसका स्पष्ट जवाब है। एक ही कंपाउंड के नीचे, एक ही कैंपस के नीचे जिसमें 7 लगते 1, 2, 3 गांव के बच्चे आने थे, वो स्कूल के अंदर उसी सेम बिल्डिंग में 3-3 स्कूल चलते थे। प्राइमरी स्कूल भी चलता था, सेकेंडरी भी चलता था। ये आरोप किस पर है? कांग्रेस पर है, इनेलो सरकार पर है नेहा जी? क्योंकि सवाल इनेलो ने भी पूछा है। बात तो सुनिए, पूरी बात तो सुनिए ना। वही बच्चे रजिस्टर्ड प्राइमरी में 1 से लेकर 5वीं क्लास तक, वही बच्चों का नाम सेकेंडरी में 1 से लेकर 8वीं क्लास तक, वही बच्चों का नाम 1 से लेकर 12वीं तक की क्लास के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। टीचर सब जगह अपॉइंट, क्योंकि टीचर कैसे अपॉइंट हुए? भाई भतीजावाद से, क्षेत्रवाद से, रिश्तेदारी से, सूखदार परिवारों के बच्चों से सिफारिश से नौकरी मिली। बच्चे पढ़ते एक ही स्कूल में थे, लेकिन नाम 2-2 3 किसके समय में? थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना नेहा जी, और सुनिए, थोड़ा क्लियर कर दीजिए किसके समय की बात आप कर रही हैं नेहा जी? जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी आसान हो जाएगा नेहा जी। ये कांग्रेस के समय में भी हुआ, ये इनेलो के समय में भी हुआ, ये कांग्रेस के समय में भी हुआ। इसके बहुत से प्रमाण आपको एक विशेष इस पर चर्चा करिए। मैं आपको रिसर्च करके फिलहाल तो जवाब ले लेती हूँ मैं, इस पर फिर और कभी चर्चा करेंगे विस्तार से। लोगों को लूटा गया है आप ये कह रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित किया गया है। रजत जी, इस पर आपका जवाब? ठीक है नेहा जी, ठीक है रजत जी। देखिए, ये मैंने 2-3 बारी सुना कि विपक्ष जो है वो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है, या जो डेटा दिया जाता है उसके ऊपर वो किया जाए। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि किस पैमाने तक ये लोग झूठ बोल सकते हैं, किस पटल तक ये झूठ बोल सकते हैं। मैं तथ्यों के साथ बात करूं तो अनिल विज जी से ब्यौरा मांगा गया था। कुछ डेथ्स हुई थी उनको लेकर, और वो पार्लियामेंट में इन्हीं की सत्ता सरकार है सेंटर में, तो वो पार्लियामेंट में इन्होंने जो डेटा दिया वो कहीं बहुत अधिक था। जो अनिल विज जी ने यहाँ हरियाणा विधानसभा पटल पे दिया वो बिल्कुल झूठ था उससे, और वो बिल्कुल सारा का सारा कवर भी किया। बल्कि अभय सिंह चौटाला जी का प्रश्न था, उन्होंने वो आंकड़े सदन के पटल पे भी रखे और बताया भी कि आपने पार्लियामेंट में ये आंकड़ा दिया और आप यहाँ पे आंकड़ा दे रहे हैं। और उसके बाद जहाँ तक डेटा की बात कर रहे हैं या तथ्यों के रखने की बात कर रहे हैं, तो हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर में पहले बोल दिया था कि एक भी हमारा कैजुअलिटी नहीं हुई, एक भी हमारा जो सैनिक है वो नहीं मरा। उसके बाद इस बार के विधानसभा पटल के ऊपर बोलते हैं हमारे 6 सैनिकों की मृत्यु हो गई कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो फिर इनका यकीन कैसे किया जाए? आप देखिए, ये सत्ता में ये बैठे हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं, फिर बाद में अगर विधानसभा और पार्लियामेंट में अगर झूठ बोला जाए तो फिर किस बात के ऊपर आप यकीन करेंगे? जनता तो यही देखती है ना कि एक ही बात नोटिस करती है जनता। उसके बाद HKRN की ये भर्तियों की बात कर रहे थे, तो HKRN के अंदर कौन सी रिजर्वेशन है मुझे बताएंगे? कौन सी वहाँ पे मेरिट है? नहीं है। लेकिन एक यहाँ जौदान जी ने जो उठाया, और मेरी इनके साथ बहुत से डिबेट में बहुत लंबे समय से हम ये एसवाइल पे चर्चा करते आ रहे हैं, जो इन्होंने यहाँ पे बात उठाई है। अब आप देखिए कितनी लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी गई, और खासकर तो जब हेयरिंग वगैरह स्टार्ट हुई तो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, और जब भी फैसला आया, चाहे 2002 में आया या 2004 में आया, और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भी हम ही गए थे 2004 के अंदर, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट जो था वो जो पहले हुआ था जल संधियां 1981 की, वो निरस्त कर दी थी विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर। तो वो उसके अगेंस्ट था, वो आपका जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था। तो चलो उसका फैसला भी 2016 में उसके ऊपर भी आ गया था, लेकिन फाइनल जजमेंट जो थी वो 2004 की थी। सारा कुछ हो गया। आप ये देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, पंजाब ने हर संभव रोड़ा अटकाया, जितनी रिव्यू पिटीशन डाल सकता था हमारे अगेंस्ट, जितना इस मामले को खींच सकता था, कभी ट्रिब्यूनल लगाने को बोल देता, कभी कुछ कह देता, कभी कुछ कह देता। अंत में जब हमने लड़ाई लड़के जीती 2004 में, और जब सेंटर को बोला गया कि आप जो है वो SOL को बनाइए, उसके बाद देखिए जौदान जी और मेरी एक बात इस पे बहुत हमारे व्यूज भी मैच करते हैं, और ये जनता भी देखिए इस बात को आपकी सुन रही होगी कि सारी लड़ाई लड़ने के बाद, हरियाणा के पक्ष में फैसला आने के बाद,
भाजपा की सरकार ये बोलती है कि हम इसको जो है ये बाहर आउट ऑफ द कोर्ट समझौता कर लेंगे। अरे अगर आउट ऑफ द कोर्ट समझौता करना होता है जब वो तो तब किया जाता है ना जब कोई डिस्प्यूट पेंडिंग हो गया हो, रह गया हो, कोई किसी बात पे डिस्प्यूट रह गया हो। जब फैसला हरियाणा के हक में आने के बाद देखिए कितनी चतुराई से भाजपा ने इस मामले को लटका रखा है। 2016 से फैसला आया हुआ है। मतलब ये कहते हैं कि ये, और इन्होंने क्या किया, 2 स्टेट का मामला फंसा लिया, जबकि कहीं पे भी जो फाइनल जजमेंट है उसमें ये नहीं है कि भाई हरियाणा ने जाके उसका कोई खुदवानी है। हरियाणा की स्थिति बन चुकी है, हरियाणा अपना इंटरनल अपने आप करता रहेगा। वो ये कर दिया भाई हरियाणा पंजाब के साथ एक डायलॉग के अंदर दोबारा से नेगोशिएशन के अंदर जो है वो बैठे और केंद्र उसकी मध्यस्थता करे। कहाँ बोला गया था केंद्र मध्यस्थता करे? एक केस बिटवीन सेंटर एंड पंजाब गवर्नमेंट, ये तो था ही नहीं। ये कितना चतुराई और कितनी चालाकी से हरियाणा के हितों का जो देखिए, एक तरफ कहते हैं डार्क जोन, बिल्कुल एक तरफ कहते हैं मेरा पानी मेरी विरासत, एक तरफ कहते हैं आप मक्का लगाइए, आप बीजेपी की मंशा ठीक नहीं है, ठीक है, युवाओं के हित में नहीं है मंशा, ठीक है, मंशा की बात नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ा इम्पोर्टेंट आपको ये समझना पड़ेगा। आ रही हूँ बस बजरंगी, बड़ा इम्पोर्टेंट आपको बात समझनी कंप्लीट पड़ेगी। वो भी हम 1994 तक ये जो यमुना का पानी है ये हम राजस्थान को मानवीय आधार के ऊपर मतलब के ऊपर देते थे कि इसके अंदर कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट नहीं था। अब तो सरकार ने पक्की मोहर लगा दी, एसवाइएल का पानी लिया नहीं, यमुना का पानी जो हरियाणा को भी कम पड़ता है और जो कि वो कनाल इरिगेशन के थ्रू देना चाहिए था और देना भी चाहिए था। अगर आपको पता है कि अगर बाढ़ आ रही है गुड़गांव में तो वो गुड़गांव दिल्ली से जाएगा। इन्होंने क्या किया, हरियाणा के अंदर एक बूंद भी नहीं गिरेगा वो उस पानी का और वो सीधा बिल्कुल अपने कुंड बराज से अंडरग्राउंड पाइप बनाकर कोई कनाल इरिगेशन में कुछ नहीं और ये राजस्थान को दे रहे हैं। राजस्थान को तो पानी पंजाब भी दे रहा है, राजस्थान को तो आ रहा है इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू, वो तो भाखड़ा का भी दे रहा है, रावी का भी दे रहा है, ब्यास का भी दे रहा है। हम ये नहीं कहते पहले हरियाणा की कमी पूरी करो। हरियाणा के हितों की अनदेखी हो रही, मुख्य आरोप आपका, ठीक है। रजत जी मैं लौटूंगी आपके पास। बजरंग दास गर्ग जी आप कुछ कह रहे हैं, क्योंकि आरोप बीजेपी की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि आपने युवाओं की अनदेखी की है। आपके समय में जैसी स्थिति, बहुत बेहतर स्थिति है अब हरियाणा की, आपने क्या कुछ किया युवाओं के लिए कानून व्यवस्था सुधारने में? बजरंग जी सबसे ज्यादा सुधार लाया। 2005 में हमारी सरकार बनी और लगभग आपने देखा कितने जो अपराधी थे उनके साथ मुठभेड़ के अंदर काफी अपराधी उस टाइम मारे गए और अपराध का बिल्कुल नामो निशान उस टाइम मिट गया था। आज नशा देखिए, हमारे तरह में नशा देख रही थी। इन्होंने एक नई बात की, खर्ची पर्ची हमने बंद कर दी। तो खर्ची पर्ची क्या करोगे? आप पेटियों में भर भर के रिश्वत ले रहे हो। आपके SC का चेयरमैन के यहाँ करोड़ों रुपए नग पकड़े जाते हैं, फिर आप पर्ची की बात करते हो। आपकी पेपर लीक, पेपर बेच, नौकरी बेच सरकार है और आप फिर करते हो भी हमने खर्ची पर्ची बंद कर दी। दूसरी बात, ये विधानसभा में क्यों बांटते हैं? हमेशा ही इनकी एक आदत होती है विधानसभा सत्तर छोटा रखे। आप देखिए विधानसभा के अंदर सैकड़ों मुद्दे हैं, 3 दिन के अंदर विधानसभा में वो क्वेश्चन जवाब हो नहीं सकते, ध्यान करके ये छोटा रखते। कम से कम 12 दिन का विधानसभा सत्र होना चाहिए ताकि हर एक विपक्ष का व्यक्ति अपनी आवाज उठा के अपनी मुद्दा पर चर्चा कर सके। मुद्दा पर चर्चा करते नहीं, मुद्दे के ऊपर ये आते नहीं, ये उल्ट पुल्ट बातें करेंगे। जब मुद्दे की बात आएगी सरकार जवाब देती नहीं, तो सरकार जवाब नहीं देगी तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष तो हल्ला करेगा, जवाब मांगेगा। जवाब इन्होंने देना नहीं, जवाब इनके पास है नहीं, ना इनके पास अपराध पर जवाब है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस बार के विधानसभा के मॉनसून सेशन में आपको अपने सवालों का जवाब मिलेगा। एक सार्थक चर्चा की उम्मीद आपसे भी करते हैं, सरकार की तरफ से भी यही उम्मीद हम करते हैं। फिलहाल समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सेशन की शुरुआत होने जा रही है। देखना होगा कि इसमें चर्चा होगी या सिर्फ हंगामा होगा। मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।